चलिए ऐसे ख्याल के बारे में सोचते हैं जो शायद हमारे इस ग्रह को देखने का नजरिया ही बदल दे। वो ख्याल ये है कि ये धरती हर बड़ी आपदा को, हर तबाही को याद रखती है, और ये यादें ये पत्थर और जमीन के नक्शे में लिखी हुई हैं, बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। तो आज का हमारा ये सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि धरती की ये भूवैज्ञानिक स्मृति आखिर है क्या। फिर हम हिमयुग की जबरदस्त बाढ़ों और डॉगरलैंड की डूबी हुई दुनिया में गोता लगाएंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे काला सागर में आई बाढ़ की कहानी पुरानी कथाओं से जुड़ती है। और अंत में हम एक ऐसे विचार पर बात करेंगे जो इन आपदाओं को एक नए नजरिए से देखता है, एक अंत के तौर पर नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, एक रीसेट के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पृथ्वी की भूवैज्ञानिक स्मृति। यहाँ हम उन परतों, निशानों और तलछटों को देखेंगे जो हमारे ग्रह की कहानी बताती हैं। हमारी अपनी यादें कितनी आसानी से धुंधली पड़ जाती हैं ना, पर धरती नहीं भूलती। इसका इतिहास किसी की सोच में नहीं, बल्कि ठोस पत्थर और मिट्टी की परतों में लिखा है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये भूवैज्ञानिक स्मृति आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी की चट्टानें एक इतिहास की किताब की तरह हैं, जिसकी हर परत एक नया अध्याय है। इन अध्यायों में कटाव के निशान और डूबे हुए शहरों जैसी कहानियां हैं। कई दशकों तक वैज्ञानिकों का मानना था कि ये कहानी बहुत धीरे धीरे लिखी गई थी, लेकिन अब हम जानते हैं कि कुछ अध्याय अचानक और बहुत जोरदार तरीके से लिखे गए थे, यानी ऐसी बड़ी दुर्लभ घटनाएं जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा हिस्सा, हिमयुग की महाबाढ़ें। चलिए मिसोला की केस स्टडी देखते हैं, जो हमें पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक के बारे में बताती है। ये जो हम देख रहे हैं, ये रेत के टीले नहीं हैं, ये विशाल लहरें हैं जो बजरी और बड़े बड़े पत्थरों से बनी हैं, जो जमीन पर मानो जम सी गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जब भूविज्ञानी जे हार्लन ब्रेट्स ने पहली बार ये कहा कि इतनी विशाल बाढ़ ने इन्हें बनाया है, तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उनके इस विचार को सच मानने में दशकों लग गए। इस बाढ़ की ताकत को समझने के लिए जरा सोचिए, दुनिया की सारी नदियां एक साथ मिल जाएं, अब उस पानी के बहाव को 10 गुना कर दे। बस उतनी ही ताकत थी इस बाढ़ में, 10 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड, एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। और सबूत सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये विशाल पत्थर, जिन्हें इरेटिक्स कहते हैं, अपनी मूल जगह से सैकड़ों मील दूर बिखरे हुए पाए गए। अब इसका एक ही मतलब हो सकता है, इन्हें शहर के आकार के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों ने उठाया था, जो उस विनाशकारी बाढ़ के पानी पर तैर रहे थे। तीसरा हिस्सा, डॉगरलैंड, एक डूबी हुई दुनिया। अब हम उत्तरी सागर के नीचे एक खोए हुए परिदृश्य की ओर चलते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे हमारे पूर्वजों से जोड़ती है। हजारों साल पहले ब्रिटेन से यूरोप तक पैदल जाया जा सकता था। इस विशाल भूमि को डॉगरलैंड कहा जाता था। लेकिन दुनिया बदल रही थी, ग्लेशियर पिघल रहे थे और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था। धीरे धीरे पानी चढ़ता गया और ब्रिटेन एक द्वीप बन गया। फिर लगभग 6200 ईसा पूर्व में समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े भूस्खलन ने एक विनाशकारी सुनामी को जन्म दिया, और 5000 ईसा पूर्व तक डॉगरलैंड हमेशा के लिए लहरों के नीचे खो गया। लेकिन डॉगरलैंड पूरी तरह से खोया नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी जैसे 3D सिस्मिक इमेजिंग हमें समुद्र तल के नीचे देखने और इस खोई हुई दुनिया का नक्शा बनाने की सुविधा देती है। हम पुरानी नदियों, झीलों और यहाँ तक कि उन रेत के टीलों को भी देख सकते हैं जो कभी इस जमीन का हिस्सा थे। ये एक भूली हुई दुनिया को फिर से जिंदा करने जैसा है। चौथा हिस्सा, काला सागर बाढ़ परिकल्पना। यहाँ भूविज्ञान और पौराणिक कथाओं का मिलन होता है, जो इतिहास की सबसे स्थायी कहानियों में से एक को जन्म देता है। वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस चल रही है, क्या काला सागर धीरे धीरे भर गया या ये एक विनाशकारी घटना थी। एक थ्योरी कहती है कि भूमध्य सागर का बढ़ता पानी अचानक एक प्राकृतिक बांध को तोड़कर एक विशाल मीठे पानी की झील में भर गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये एक धीमी क्रमिक प्रक्रिया थी। प्रलयकारी बाढ़ के पक्ष में सबसे मजबूत सबूत समुद्र की तलहटी से ही आता है।
जब वैज्ञानिकों ने वहां से तलछट के कोड ड्रिल किए तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज मिली। एक बिंदु पर मीठे पानी के जीवों की जीवाश्म अचानक बंद हो जाते हैं और उनकी जगह खारे पानी की प्रजातियां ले लेती हैं। ये एक रेजर शार्प लाइन है जो किसी धीमी प्रक्रिया के बजाय एक अचानक विनाशकारी घटना का सुझाव देती है। तो अगर वाकई में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी तो जिन लोगों ने इसे देखा होगा उन पर क्या असर पड़ा होगा? और ये हमें एक बड़े सवाल की ओर ले जाता है, आखिर एक भूवैज्ञानिक घटना एक वैश्विक मिथक कैसे बन जाती है? रयान और पिटमैन का तर्क है कि काला सागर में आई बाढ़ की कुछ बातें पुरानी बाढ़ की कहानियों से मिलती-जुलती हैं। देखिए, ये किसी नदी की बाढ़ की तरह नहीं रही होगी जो अचानक आ जाती है। एक चेतावनी जरूर रही होगी, बढ़ते भूमध्य सागर की गड़गड़ाहट। लोगों के पास शायद तैयारी करने का समय था, जैसे कि वे हमेशा के लिए जा रहे हों। ये एक ऐसा सदमा रहा होगा जो पीढ़ियों तक कहानियों में जिंदा रहा और अंततः गिलगामेश के महाकाव्य और नूह की किश्ती जैसी कहानियों में बदल गया। और अब आते हैं 5वें और अंतिम हिस्से पर, रीसेट, सर्वनाश नहीं। यहाँ हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आपदाएं और नवीनीकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अंत में ये बाढ़ें किसी अंत की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये नई शुरुआत की कहानियां हैं। ये शक्तिशाली रीसेट से जिन्होंने लोगों को नई जमीनों की ओर धकेला, नए समुद्र तट बनाए और आखिरकार उस दुनिया को आकार देने में मदद की जिसे हम आज जानते हैं। तो यहाँ हम एक पूरा चक्र देखते हैं। पहला, धरती अपनी चट्टानों में एक आपदा को रिकॉर्ड करती है। दूसरा, वो आपदा दुनिया को फिर से बनाती है, नक्शे बदल देती है और अंत में संस्कृतियां उस याद को जिंदा रखती हैं, उस सदमे को मिथकों में बदल देती हैं जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। यह पत्थर में लिखी कहानी से लेकर हमारी आत्मा में लिखी कहानी तक का सफर है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देता है। अगर हम अतीत की इन विशाल घटनाओं को ग्रह के परिदृश्य में पढ़ सकते हैं, तो आज की भूवैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तन भविष्य के लिए कौन सी कहानियां लिख रहे हैं?